नमस्ते, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से खबर, गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी बिजली से जगमगाएगा गांव। गोबर से बनी बिजली से जगमगाएगा गांव। गांव के गौठान सीएम भूपेश बघेल महिला समूह को देंगे सौगात। महिला समूह को मिलेगा दोहरा लाभ। तो गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल सौगात देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी बिजली से अब गांव जगमगाएंगे। गोबर से बनी बिजली से गांव के गौठान जगमगाएंगे। सीएम भूपेश महिला समूह को भी सौगात देंगे। महिला समूह को दोहरा लाभ दिया जाएगा। गोबर से बनी बिजली से जगमगाएगा गांव। गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी बिजली से अब गांव जगमगाएगा। गांव के गौठान जगमगाएंगे। सीएम भूपेश बघेल महिला समूह का भी सौगात देंगे। महिला समूह को दोहरा लाभ मिलेगा। तो गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल बड़ी सौगात देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी बिजली से अब गांव भी जगमगाएंगे। गांव के गौठान भी जगमगाएंगे। ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों के लिए। सीएम भूपेश बघेल महिला समूह को भी लाभान्वित करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई और विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायकों से दिल्ली जाने की वजह पूछी गई तो सबने अपनी अपनी वजह बताई। दिल्ली रवाना हो रहे विधायकों से उस वक्त बात की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सांसद शिशुपाल दिल्ली जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली जा रहे हैं। क्या किस लिए जा रहे हैं, कुछ बता? मेरा क्या है, बेटी का एडमिशन है दिल्ली में, उसको एडमिशन के लिए पता करने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। पहले से भी कई विधायक एक साथ एकदम से इतने सारे विधायक जाना, मतलब वो देखिए अपना अपना काम है और आप लोग जानते हैं कि भाई किसी को कौन मना कर सकता है। मैं अपने आपको बता दिया कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ, है ना। और कौन विधायक कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कोई रोक तो नहीं सकता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ पर जो दिल्ली में जो विधायक हैं वो सभी के सभी भूपेश बघेल के समर्थन में गए हैं। आप भी भूपेश बघेल के समर्थन में जा रहे हैं? भूपेश बघेल जी तो ही मुख्यमंत्री, उसको सवाल ही नहीं पैदा है। हमको तो मालूम भी नहीं कि वो विषय है। अपने को तो काम है, काम से मतलब है। अचानक से बुलाया गया है क्या? नहीं, कोई हमको नहीं बुलाया। बता क्यों नहीं देते, क्यों जा रहे हैं? काहे के लिए यार, अब ये आपको बता दिया कि मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर कोई बताने को तैयार नहीं है। और भी विधायक हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किस लिए रवाना हो रहे हैं, कुछ कारण बता पाएंगे? नहीं बता पाऊंगा। मैं अपने निजी काम से जा रहा हूँ और वहाँ हम जाते हैं, निजी काम से भी जाते हैं तो AICC दफ्तर जाते हैं। वहाँ कोई हमारे नेता होंगे तो उनसे भी मिलके हम परसों आ जाएंगे। लेकिन एकदम से अचानक से कई सारे विधायक दिल्ली में हैं और आप लोग फिर से एक साथ दिल्ली रवाना? नहीं, हमारा पहले से ही था। कारण पता क्यों नहीं देते? नहीं, कारण कुछ नहीं है। तो ये दिल्ली जाने का सिलसिला जो है कांग्रेस विधायकों का शुरू हुआ है और रायपुर एयरपोर्ट यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन कारण कोई भी नहीं बता पा रहा है। 25 विधायक पहले से दिल्ली में हैं। 10 से ज़्यादा विधायकों के फिर से जाने की खबर है। 2 विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हैं और भी विधायकों का यहाँ आना शुरू हो गया है। लगातार अब ये दिल्ली का दौर जो है फिर से शुरू हुआ है, जिससे चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर। दिल्ली दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विधायकों के बयान पर संगठन की नजर है। समय आने पर जवाब तलब किया जाएगा। मोहन मरकाम से बात की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि वो क्यों गए हैं ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इन तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम। सर, एक छोटा सा सवाल है। आप लगातार कहते हैं कि आपके नेता राहुल गांधी, आपकी पूरी पार्टी कहती है राहुल गांधी आपके नेता हैं, आप भी कहते हैं, आपके जो विधायक हैं वो भी कहते हैं, लेकिन क्या आपके जो विधायक हैं वो संगठन से अलग हैं? देखिए, संगठन ही चुनाव लड़वाता है और चुनाव जितवाता है।
तो पार्टी के सदस्य हो जाते हैं। तो पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता, पार्टी के निर्देशों आदेशों का हर कोई पालन करता है। और हमें लगता है जिस मुद्दे पर आप कहना चाहते हैं उस मुद्दे में पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी भी कह चुके हैं। अगर कोई हाईकमान से मिलना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, अगर कोई कोरोना काल में भी बहुत से विधायकों ने कहीं जाने का मौका नहीं मिला, कोई इलाज के नाम से गया है, तो जाने में की मनाही थोड़ी है। हर कोई पार्टी के अनुसार। और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे हैं, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। तो गांधी जयंती का अवसर पीएम मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें राजघाट से, जहां पर बापू को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बापू को याद किया जा रहा है आज। तो आज 2 अक्टूबर बापू की 152वीं जयंती। पीएम मोदी बापू को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं। राजघाट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के राजघाट से, जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्हें नमन किया, महात्मा गांधी को याद किया। और कुछ खास कार्यक्रम आज बापू को लेकर किए जा रहे हैं पूरे देश में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, प्रधानमंत्री मोदी बापू को नमन करके आगे बढ़ते हुए। पीएम मोदी ने बापू को नमन किया, उन्हें याद किया गया। आज कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है और तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं आज राजघाट पर बापू को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और तस्वीरें सीधी दिल्ली के राजघाट से आप देख रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बापू को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज 152वीं जयंती आज मनाई जा रही है। राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता आज राजघाट पहुंचे हैं। बापू के लिए कुछ खास सभाएं की जा रही हैं और इन्हीं सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हुए ये तमाम नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बापू की जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हें याद किया जा रहा है। राजघाट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नेता पहुंचे हुए हैं बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष भी यहां पर बापू को याद करते हुए दिखाई दिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दिए। तो बापू के लिए ये खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके प्रिय भजनों को भी आज गाया जा रहा है, उनके माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी ने बापू को नमन किया और इस खास कार्यक्रम का आयोजन आज बापू की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी, आज 152वीं जयंती उनकी, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम बड़े नेता। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी भी राजघाट पहुंचे थे, बापू को याद किया, उन्हें नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं तमाम बड़े नेता अभी भी राजघाट पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है बापू को याद करने के लिए, उनके प्रिय भजनों को गाने के लिए, उसका हिस्सा बनते हुए तमाम नेता अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बापू को नमन करते हुए, आज बेहद ख़ास दिन, बापू की 152वीं जयंती है आज, जिस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के राजघाट से, जहां पर महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, बापू को नमन किया जा रहा है। देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं और श्रद्धा सुमन देने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। और जिस तरह से बापू के कुछ प्रिय भजन थे जो हमेशा वो गुनगुनाया करते थे, उनके माध्यम से भी उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
और ये खास कार्यक्रम राजघाट पर हो रहा है। इस तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के राजघाट की, जहां पर बापू को याद किया जा रहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो उनका प्रिय भजन भी रहा है और अक्सर बापू इस भजन को गुनगुनाया करते थे। उसके माध्यम से भी बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुंचे थे, बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 152वीं जयंती आज महात्मा गांधी की मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम नेता, पूरे देश में आज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के सियासी हालात और संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे नक्सली हमलों की डिटेल जानकारी भी अमित शाह को दी। दोनों के बीच राज्य में हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे पर पूर्व मंत्री बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज से हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज से अब सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की स्थिति आप देख लीजिए, राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ में तो जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर है और विधायकों का इस प्रकार से वहाँ जाना, एक दूसरे नेताओं के खिलाफ में टॉन्ट करना, ये अपने आप में कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है इसको प्रदर्शित करता है। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। गरियाबंद पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण के मामले में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार में धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में होती है, प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी होती है। 15 साल में पूरा अंकुश था, ये 2.5 साल में 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है और इनके संरक्षण में हो रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का पूरा संरक्षण है धर्मांतरण में। और जिस प्रकार दबाव, धन और लोभ करके धर्मांतरण करा रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति बनी हुई है ये कांग्रेस की वजह से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की बैठक ली। अस्पताल की शिफ्टिंग के बाद की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही सभी बेडों पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। वहीं राजनांदगांव में डायलिसिस की सुविधा को लेकर उन्होंने लगभग 4 महीने में डायलिसिस मशीनें लगाने की बात कही। मेकाहारा में जैसे रायपुर में 700 बिस्तर का अस्पताल है, 700 के 700 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त कर दिए गए हैं। पाइपलाइन से हर बिस्तर पे ऑक्सीजन उपलब्ध होने की व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे ही परिकल्पना हम लोग की यहाँ भी रहेगी कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए टैंक, उसमें कई गुना ज़्यादा उतने मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पाइपलाइन की व्यवस्था रहेगी। आईसीयू के बिस्तरों को भी बढ़ाना, कम से कम 100 आईसीयू के बिस्तर हर मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए। 200 विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके जरिए सार्वजनिक स्थानों पर जनता को रक्तदान के लिए अनुरोध किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में 2,55,000 यूनिट खून की आवश्यकता एक साल में होती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए वाहन को रवाना किया गया, जहां 95 ब्लड बैंक को आगे बढ़ाकर हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खोले जाने का भी टारगेट है।
आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन सार्वजनिक स्थलों पे जाके रक्तदान के लिए अनुरोध करेंगे और तत्कालिक मौके पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको अस्पताल जाना, समय निकाल के जाना, ये सबसे बच सकेंगे। और आवश्यकता इसकी महसूस इसलिए भी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर 2,55,000 यूनिट खून के पाउच के आवश्यक होते हैं एक साल में, तो अभी निजी और सरकारी क्षेत्र में मिला के हम 2 लाख यूनिट ही एकत्रित कर पाए हैं। हो सकता है कोरोना काल में कुछ कमी आई हो, लेकिन और कम से कम 55,000 यूनिट रक्तदान के माध्यम से ये आवश्यक हैं छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए जब उनको खून की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके बाद अन्य कांग्रेस नेताओं से भी सौजन्य मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए चरणदास ने कहा कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। मैं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हूं। मेरे लिए कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, बीएसपी सभी पार्टियां एक समान हैं। मैं कबीरपंथी हूं और इसलिए कबीर की बात को हमेशा लेकर घूमता हूं। यहाँ आना सिर्फ व्यक्तिगत रहता है, न कोई राजनीतिक उद्देश्य है, न किसी प्रकार का दौरा है। तो मेरे लिए सरकार के विपक्षी दल, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, योगी कांग्रेस, मेरे लिए सब बराबर एक नज़र में होते हैं। बलौदाबाजार में कांग्रेसी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। दरअसल स्थानीय लोगों की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश शर्मा समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना कार्यकर्ता बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। जैसे ही शिवसेना कार्यकर्ता धरना स्थल के पास पहुंचे, तभी दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद बलौदाबाजार की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। शांतिप्रिय ढंग से धरने पे बैठे हुए थे। दोपहर हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैंने कहा भोजन करने आप लोग आ जाइए। मैं भी चला गया। आप लोग भोजन करने गए। उस बीच में शिवसेना का कुछ रैली का उनका प्रोग्राम रहा होगा। उस बीच में प्लांट के गेट से होते हुए उनकी रैली जा रही थी। उसमें कुछ कार्यकर्ता जो वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ दुर्व्यवहार, झूमर, झटकी हुई है, जिसकी जांच होगी। दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी के कारण तनाव की स्थिति हुई थी, थोड़ा धक्का मुक्की हुई है, लेकिन उसके बाद वहाँ के जो पुलिस है और ऑफिशियल्स है उन्होंने सिचुएशन नियंत्रण में रखा है। उसके बाद अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जारी शोर के बीच दंतेवाड़ा में एक आदिवासी महिला की यौन शोषण का मामला सामने आया और आरोप गीदम चर्च पादरी पर लगाया है। पीड़िता के मुताबिक पिछले 4 साल से आरोपी उसे डरा धमकाकर उसका शोषण कर रहा था और अब की बार जबरन उसका गर्भपात कराने की कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल चेकअप कराकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़िता के भाई ने थाने में आकर मुझको सूचना दी कि पीड़िता की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। आवासपारा में रहने वाले बाबूलाल पास्टर के द्वारा उसका शारीरिक संबंध बनाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर दिया गया है। हाथियों को अब आतंकी, पागल, गुस्सैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं बुलाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17 राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। अब हाथियों को सिर्फ हाथियों के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि हाथियों के लिए आतंकी, हत्यारा, पागल, गुस्सैल जैसे डरावने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इन नामों को इस्तेमाल न करने की सलाह केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है।
इस संबंध में मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ समेत एलिफेंट प्रोजेक्ट वाले 17 राज्यों के मुख्य वन जीव संरक्षकों को पत्र भेजा है। 17 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। दरअसल ये पत्र भेजने का कारण रायपुर में रहने वाले वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी हैं। नितिन सिंघवी ने वन्य जीव प्रेमियों को लेकर और उनके नामों के गलत संबोधन पर आपत्ति जताते हुए भारत सरकार को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने एलिफेंट प्रोजेक्ट वाले राज्यों को ये सलाह दी है, जिसमें नितिन सिंघवी का लिखा हुआ पत्र भी शामिल किया गया है। मेरे दिमाग में लोगों से चर्चा करके ये आया कि लोग भाग आकर के बोलते थे कि ये आतंकी है, गुस्सैल है, उत्पाती है, सिरदर्द बना हुआ है, जान का दुश्मन है। ऐसा समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में भी सब ये छपता था। सभी मीडिया आउटलेट्स इसका उपयोग करते हैं इन प्रकार शब्दों का। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों में हाथियों के प्रति धीरे धीरे नफरत पैदा हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार की राय में इस तरह के शब्दों के प्रयोग से हाथियों के प्रति घृणा और डर बढ़ेगा। इससे हाथी और मानव द्वंद्व बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में 14 समूहों में करीब 222 हाथी घूम रहे हैं। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ वन विभाग मुख्यालय इस पत्र के बाद क्या कदम उठाने वाला है, ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि अभी भारत सरकार का पत्र उन्होंने पढ़ा ही नहीं। देखो, यहाँ पर विभागीय तौर पर इस प्रकार के किसी नामों से संबोधित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ 266 हाथी हैं, 16 विचरण दल हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते हैं। अब वो पत्र भी मैं देख लूँगा, उसके बाद और विस्तार पूर्वक कह पाऊँगा, लेकिन अधिकृत तौर पर वन विभाग की तरफ से दंतैल, गुस्सैल ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता। हाथियों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है। हाथियों से बचाव के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब हाथियों के लिए डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसे लागू करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। महासमुंद की कोतवाली थाने में 19 जून 2018 की रात हुए लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने तत्कालीन सिटी एसपी आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग और आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए ये फैसला दिया है। मामले में 2019 में प्रार्थिया काजल सिंह और अन्य की अपील पर हाईकोर्ट ने तीनों पर एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के विरुद्ध आईपीएस उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था, जिसमें सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इस मामले पर महासमुंद के पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे और 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन को लेकर तत्कालीन कोतवाली टीआई दीपा केवट पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सही है, एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही क्योंकि इसमें लोकल पुलिस इन्वॉल्व है, इसलिए थाना जांच नहीं करेगा, इसकी सीआईडी जांच होगी और सीआईडी के एसपी स्तर के अधिकारी या जो सीआईडी का प्रमुख है वो इसको नियंत्रित करेगा। 3 लोगों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है, लेकिन हम लोग अब फिर से कोर्ट में ये मांग करेंगे कि जो बचे लोग हैं इनके विरुद्ध भी हम लोगों ने शिकायत की थी और इन पर भी एफआईआर दर्ज करके सीआईडी जांच प्रारंभ की जाए। लगभग 1 महीने के बाद फिर से कोरोना ने सूरजपुर में दस्तक दी है। लगभग 35 दिनों से जिले में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया, जिसके बाद ये लगने लगा था कि जिला पूरी तरह से कोविड मुक्त हो चुका है। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार कोविड के मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 है, जिनका डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीर है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जिले में कुछ पॉजिटिव मामले जरूर आए हैं, लेकिन इसे तीसरी लहर से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। कि मास्क लगाइए, लगातार अपील कर रहे हैं कि सैनिटाइजर का यूज करिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ केसेज आए हैं तो हम लोग अभी उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि वो केस कहां से आए हैं, उनका कारण क्या है, और जो भी उसको रोकने के लिए संभव प्रयास होंगे वो सब किए जाएंगे। बाकी हेल्थ विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है हम लोग उससे निपटने के लिए तैयार हैं।
दंतेवाड़ा जिला अस्पताल नर्स की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां नर्स की जगह वार्ड आया मरीजों को इंजेक्शन लगा रही है। लापरवाही का वीडियो वायरल होते ही जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन अब नर्स की बड़ी लापरवाही मानकर कार्रवाई की बात कर रहा है। नोटिस देता हूँ और सत्यता देखता हूँ क्या स्थिति है उनका। जीवनदीप कर्मी पे तो कार्रवाई करना तो किया जाएगा, और स्टाफ को देखता हूँ क्यों उसको उनके द्वारा बुलाया गया। सर, जिनके द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा था वो वार्ड आया हैं या सफाई कर्मी है, क्या है? वो जीवनदीप कर्मी है उसका नाम। क्या सर ये लोग इंजेक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो इस मामले में सर वो नर्स की लापरवाही मानी जा सकती है जिसकी ड्यूटी थी? हाँ बिल्कुल। नोटिस उन्हें जारी किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।